बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर साइंस कॉलेज में आ गए आप सब लोग, मुबारक हो आपको। कुछ लोग बहुत ही खुश होंगे इस बारे में जिनकी इम्तहान से जान जाती है, या फिर वो जिनका 9 बड़ी बड़ी अच्छी परसेंटेज आ गई होगी, वो खुश होंगे कि अभी मज़ीद 3% मिल के जो है आगे मिलने वाली है। कुछ लोग अफसरदा होंगे जिनकी 9th में बुरी परसेंटेज आ गई थी किसी ऐसे, और सोच रहे थे कि उस कमी को हम मैट्रिक में पूरा कर लेंगे, और मैट्रिक में बड़ी मेहनत करी थी तो मैट्रिक के इम्तहान देने का मौका ही ना मिला। तो जैसा भी है, अभी तक तो ये प्रमोशन पॉलिसी है कि आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर आ गए और मैट्रिक की परसेंटेज जो है वो थोड़े से इजाफे के साथ जो है वो मैट्रिक की परसेंटेज आपको मिल जाएगी, 9 वाली परसेंटेज मैट्रिक की मिल जाएगी। इससे पहले एक वीडियो प्रॉपरली हम जो है वो अपलोड कर चुके हैं, जिसके अंदर आपको फर्स्ट ईयर के अंदर फील्ड के सिलेक्शन का मशवरा दे चुके हैं कि आप अपने मैट्रिक के नंबर्स को देख के, अपने कॉलेज को देख के अपने लिए क्या पसंद करते हैं, और अपने रुझान को देख के, अपने एप्टीट्यूड को देख के कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। साइंस पढ़नी चाहिए तो प्री इंजीनियरिंग पढ़नी चाहिए, प्री मेडिकल पढ़नी चाहिए, कॉमर्स पढ़नी चाहिए, क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए, वो इस वीडियो में आपको मशवरा टीचर की तरफ से दे दिया गया है। फ़ैसला इख्तियार आप लोगों के पास है कि आप लोग क्या फ़ैसला करते हैं। सबसे पहली चीज़, मैट्रिक फिज़िक्स पे फर्स्ट ईयर के ऊपर बात करने से पहले मैं अपना तारुफ़ करा दूँ। मेरा नाम सैयद मुज़म्मिल हुसैन है, अलीगढ़ का फाउंडर प्रिंसिपल हूँ। जो तमाम लोग अलीगढ़ में पहले से पढ़ते हैं वो मुझे अच्छी तरह जानते होंगे, जिनके बहन भाई पढ़ के जा चुके हैं वो जानते होंगे। तकरीबन 20 साल से मैं अलीगढ़ के अंदर फ़िज़िक्स टीच कर रहा हूँ, और इस साल फर्स्ट ईयर साइंस का सेक्शन ए जो आपका सेक्शन है, इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो फ़िज़िक्स टीच करने की वो मेरे ऊपर है। तो इंशाअल्लाह ताला इस पूरे साल आपका मेरे साथ फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के अंदर पढ़ाने के हवाले से रब्ता रहेगा। जब तक ये क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, हम इस तरह से लेक्चर, बोर्ड का लेक्चर या डायरेक्ट मल्टीमीडिया का लेक्चर वो हम लेते रहेंगे, और जब क्लासेस जो है वो क्लास में शिफ्ट हो जाएंगी तो फिर हम लोग जो है वो क्लासेस की तरफ वापस आ जाएंगे, दोबारा इसी जगह बैठे होंगे पहले की तरह हंसते खेलते हुए इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, अब एक जो चीज़ समझने की है फर्स्ट ईयर के अंदर, बच्चों को फर्स्ट ईयर में समझने की चीज़ ये है कि फर्स्ट ईयर में जो आपने अगर साइंस पढ़ने का सोच लिया, प्री इंजीनियरिंग पढ़ा फ़िज़िक्स पढ़नी है, प्री मेडिकल पढ़ा फ़िज़िक्स पढ़नी है, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे फ़िज़िक्स पढ़नी है, फ़िज़िक्स की बड़ी अहमियत है, तो फ़िज़िक्स तो आपको पढ़नी है, साइंस पढ़नी है तो, क्योंकि साइंस की गाड़ी फ़िज़िक्स के बगैर आगे चलेगी नहीं। और आप साइंस से मुताल्लिक़ कोई मज़मून आगे लेंगे, क्योंकि प्री मेडिकल वालों को भी फ़िज़िक्स पढ़ा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे अगर आप डॉक्टर बनने चले जाएंगे तो फ़िज़िक्स का काम ख़त्म हो जाएगा। आप डेंटल सर्जरी BDS करेंगे, दांतों के डॉक्टर बनेंगे, तो ये आपका फ़िज़िक्स से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने मैट्रिक की फ़िज़िक्स थोड़ी सी भी आपके दिमाग में ताज़ा है तो आपके दिमाग में आने लगा होगा कि डॉक्टर के ब्लड प्रेशर के आले से लेकर, डॉक्टर की कैंची से लेकर, और डॉक्टर के स्थेट से लेकर हर पुर्जा जो होता है वो फ़िज़िक्स के असूल के ऊपर काम कर रहा होता है। उसकी जो लॉजिक है, उसकी साइंस है, वो उसी वक्त एक आम आदमी समझ सकता है कि उसने फ़िज़िक्स का इल्म हासिल कर रखा हो। तो बिल्कुल इसी तरीके से फ़िज़िक्स से तो आपका पाला छूटने वाला नहीं है, और अगर आपने इंटर साइंस कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने आने वाली ज़िंदगी में भी साइंस के अंदर कुछ कारगुजारी करने का सोचा हुआ है। फ़िज़िक्स आपका पाला पकड़ के रखेगी और फ़िज़िक्स से आपका पीछा नहीं छूटने वाला। तो जब एक सब्जेक्ट से पीछा नहीं छूटने वाला तो उसको ढंग से पढ़ लीजिए, उसमें मेहनत कर लीजिए। फ़िज़िक्स का और न्यूमेरिकल्स का चोली दामन का साथ है। फ़िज़िक्स बग़ैर न्यूमेरिकल्स के हो नहीं सकती, इसीलिए फ़िज़िक्स को किंग ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं, मैथमेटिक्स को क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं, कि दोनों साथ साथ रहते हैं। अगर आपको फ़िज़िक्स ढंग से पढ़नी है तो आपका मैथ अच्छा होना चाहिए, उसके बगैर आप फ़िज़िक्स पढ़ तो लेंगे और आप मैथ में रोते रहेंगे, लेकिन वो फ़िज़िक्स में कोई काम, ख़ास काम, कोई कारगुजारी वाला काम नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि पेपर भी, कोर्स भी 50% तो डिमांड करता है बच्चे से कि उसका मैथमेटिकल पोर्शन, फ़िज़िक्स का मैथमेटिकल पोर्शन यानी कि न्यूमेरिकल पूछते हैं एग्ज़ाम में 50%। हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर होगा क्या? हमारे फर्स्ट ईयर में 6 मज़मून है हमारे पास। एक तो उर्दू, इस्लामियत, इंग्लिश है हमारे पास।
कुछ नया नहीं है। और एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, और मैथ के साथ या तो बायोलॉजी है हमारे पास, और केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर साइंस वालों के पास कंप्यूटर साइंस है हमारे पास। 1100 हमारा फर्स्ट और सेकेंड का टोटल है, जो हम पहले 850 देखा करते थे। अब हमारा एक साल का टोटल 550 है। पहले एक साल का टोटल 9 के अंदर मैट्रिक के अंदर 425 हुआ करता था। बायोलॉजी वालों को 4 चीज़ों के प्रैक्टिकल देने हैं, फिजिक्स का प्रैक्टिकल देना है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देना है, जोलॉजी बॉटनी का प्रैक्टिकल देना है। मैथ वालों को 2 चीज़ों का प्रैक्टिकल देने हैं, फिजिक्स का प्रैक्टिकल देना है, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल देना है। फिजिक्स का प्रैक्टिकल 15 मार्क्स का है, फिजिक्स की थ्योरी 85 मार्क्स की। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का कोर्स होगा क्या? जो चीज़ पिछले साल टीचर ने समझाई थी कि भाई जो कुछ मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ रहे हो यही अगले 2 साल फर्स्ट और सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ना है, तो अब उसका वक्त आ चुका है। 10 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है हमारी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की किताब, और उन 10 चैप्टर्स में से वही सब कुछ पढ़ेंगे जो मैट्रिक फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, और उसका भी आधा हिस्सा या आधे से भी कम हिस्सा पढ़ेंगे। मैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बुक के चैप्टर्स बता रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। अगर आप देखें तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स की बुक के अंदर स्कोप ऑफ फिजिक्स पहला चैप्टर, स्केलर एंड वेक्टर्स, मोशन इन 2 डायमेंशन, टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी। अगर आप इन 7 चैप्टर्स को देखें तो अभी तक मैंने जिन चीज़ों का नाम लिया इनमें से कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो आप बोलें ये मैट्रिक में नहीं पढ़ी। वर्क का चैप्टर 8वां चैप्टर पूरा मैट्रिक फिजिक्स का, ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 6, मोशन इन 2 डायमेंशन के अंदर एंगुलर मोशन आ जाता है जो सर्कुलर मोशन के नाम से पहले इसमें पढ़ा था, पूरा चैप्टर नंबर 6। टॉर्क, इक्विलिब्रियम, एंगुलर मोमेंटम चैप्टर नंबर 6 का काम, सॉरी चैप्टर नंबर 5 का काम, इक्विलिब्रियम का काम, टॉर्क का काम। स्केलर एंड वेक्टर्स, मोशन के 2 चैप्टर थे, काइनेमेटिक्स अलग था, डायनेमिक्स अलग था। सारा काम मैट्रिक फिजिक्स का नज़र आ रहा है। और फिजिक्स की ये ब्रांच मुझे नज़र आ रही है कि फिजिक्स की जो ब्रांच है मेरे पास, जो मैंने यहाँ पे ये 7 चैप्टर मैंने आपके सामने लिखे, ये फिजिक्स की ब्रांच कौन सी है? ये फिजिक्स की ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसमें मोशन से मुतालिक जिक्र किया जाएगा। मोशन से मुतालिक या मोशन करने वाली बॉडी से मुतालिक जिक्र किया जाएगा। देखिए हाँ, वही कुछ है इन 7 चैप्टर्स के अंदर, और ये 7 चैप्टर मैट्रिक फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? तफसील से पढ़ रहे हैं ना। हमारा 60% कोर्स ये रहा फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। उसके बाद एक चैप्टर आता है, चैप्टर 8 हमारे पास वेव मोशन एंड साउंड। मैट्रिक के अंदर बाकायदा चैप्टर 8 के नाम से ही पढ़ा है वेव मोशन का और साउंड का चैप्टर। तो ब्रांच जो है वो ऑसिलेटरी मोशन, मैकेनिक्स वहाँ पे भी थी, मैकेनिक्स यहाँ पे भी, लेकिन वेव मोशन वाली मैकेनिक्स के अंदर भी एक ख़ास मोशन की टाइप है जो कि ऑसिलेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन। तो ये मैकेनिक्स का हिस्सा है, यानी कि ये मैकेनिक्स जो मैट्रिक फिजिक्स से पढ़ के आए हुए हैं वो मैकेनिक्स अब 8 चैप्टर फर्स्ट ईयर के ले गई है। ठीक है, वेव मोशन वाइब्रेटरी मोशन में आती है, और 2 किस्म के और मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन जो यहीं पर आ गया, और एंगुलर मोशन जो यहीं पर आ गया, और बाकी वाइब्रेटरी मोशन रह गया तो जो यहाँ पर आ गया। पूरा 8 चैप्टर इससे मुताल्लिक है, वाइब्रेटरी मोशन से मुताल्लिक। ये भी मैकेनिक्स का हिस्सा है। और नेचर ऑफ लाइट और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। नेचर ऑफ लाइट में मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ा था 15 चैप्टर, ठीक है, जिसमें लाइट की थ्योरीज थी, पूरा नेचर ऑफ लाइट के अंदर वही मामला। 9 चैप्टर यहाँ पे। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 13 चैप्टर 14 चैप्टर। उसके अंदर लेंसेज का काम पड़ा, मिरर का काम पड़ा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम पड़ा, टेलीस्कोप का काम पड़ा। तो भाई देखा जाए तो 2 ब्रांचेस हैं फिजिक्स की, मैकेनिक्स और लाइट, जिनसे पूरी फर्स्ट ईयर की बुक बनी है। पूरी फर्स्ट ईयर की बुक मैकेनिक्स और लाइट से बनी है। तब जिसकी मैट्रिक की फिजिक्स अच्छी होगी फर्स्ट ईयर की बुक उसके लिए क्या मायने रखती है। एक और चीज़ समझ में आई कि सर हीट का जिक्र नहीं आया, मैट्रिक में पढ़ के आए थे, बड़ा चैप्टर था 11 चैप्टर हीट का। सर इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र नहीं आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जिक्र नहीं आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जिक्र नहीं आया, इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र नहीं आया, और उसके साथ साथ जो हमारे पास एक जिक्र नहीं आया वो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स का जिक्र नहीं आया, न्यूक्लियर फिजिक्स का जिक्र नहीं आया। ठीक है, ये सेकेंड ईयर फिजिक्स है, ये सेकेंड ईयर फिजिक्स है। सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी लाइट नहीं, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स में सब कुछ आ गया, न्यूक्लियर फिजिक्स आ गई, एटॉमिक फिजिक्स आ गई, ये सब कुछ सेकेंड ईयर फिजिक्स है। सही है। तो मैट्रिक फिजिक्स में जो कुछ पढ़ा वो अब 2 सालों में पढ़ना है। ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स है,
2 ब्रांचेस, मैकेनिक्स, लाइट, बाकी ब्रांचेस सेकेंड ईयर फिजिक्स में आएंगी। यानी कि वो मैट्रिक फिजिक्स अगर अच्छी गुजार ली थी तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर फिजिक्स अच्छी गुजर जाएगी, क्योंकि बेस वहाँ पे पढ़ के आ गए। एक चीज़ सीख के आए मैट्रिक्स से, मैंने इस लेक्चर के स्टार्ट में भी कहा, मैथमेटिक्स के बगैर फिजिक्स नहीं चलेगी। अगर मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से आती है तो फिजिक्स में खुश रहेंगे। फर्स्ट और सेकेंड ईयर की बुक को बायोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं, उन्होंने भी उतना ही मैथ पढ़ा हुआ है जितना मैट्रिक में मैथ सब लोग पढ़ के आए हैं। और अब उन्होंने बायोलॉजी ले ली है और अब उनका कोई पाला मैथ से पढ़ेगा नहीं, क्योंकि बायोलॉजी ले लिया, आगे MBBS की तरफ चले जाएंगे, अब वो दोबारा कभी ज़िंदगी में मैथ नहीं पढ़ेंगे। तो बुक को मैट्रिक मैथ के लेवल का ही बनाया गया है, फिजिक्स की बुक को, क्योंकि बच्चों को आता है मैट्रिक मैथ है, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक को मैट्रिक मैथ के लेवल का बनाया गया है। तो अगर कोई आदमी फर्स्ट ईयर फिजिक्स में बोले कि ये मेरी समझ में न्यूमेरिकल नहीं आ रहे, तो आप उससे क्या बोलेंगे यार? मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं, जवाब आप सबको मालूम है, उसको आप क्या बोलेंगे? ठीक है, हाँ यही बोलेंगे, समझ में आ गई। मैट्रिक मैथ भी बहुत मतलब अच्छे लेवल का, एडवांस लेवल का है, इसके लिहाज से देखा जाए, वैसे तो कुछ नहीं है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है न्यूमेरिकल्स में। तो ये तो 3 और 4 क्लास का मैथ है, और उसके लिए भी कैलकुलेटर दिया हुआ है। ये कभी LCM निकालना है, कभी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो कैलकुलेटर से करना है। तो अगर किसी आदमी से फिजिक्स पढ़ ली, फॉर्मूला याद कर लिया, फिजिक्स आ गई, अब कैलकुलेशन करनी है तो वो मैथ करना है। तो अगर किसी आदमी को मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा या प्लस माइनस करना नहीं आ रहा और कैलकुलेटर से करना नहीं आ रहा, तो बताइए आप उससे क्या उम्मीद करेंगे कि 2-3 क्लास के बच्चे वाला मैथ भी नहीं आ रहा। तो ये जो रीज़न है ना कि मुझे न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे, ये आपने ये सोचा हुआ है कि ये रीज़न देना आसान होता है, लेकिन ये सोचिए रीज़न देना आसान तो होता है, लेकिन ये रीज़न देना कितना शर्मिंदगी का सबब होता है। मैं जानता हूं कि आप में से हर एक आदमी इस काबिल है जो बहुत बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल करेगा, लेकिन चूंकि दिमाग में एक चीज़ आई हुई है ना कि नहीं आते, तो बेटा इसके पीछे कितनी बुनियादी किस्म की चीज़ है कि जो नहीं आते तो वो बुनियादी किस्म का मैथ है। तो अगर तुमको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो तुमको इतना बुनियादी मैथ नहीं आ रहा, समझ में आई? तो जो इसकी मसले के हल की कड़ी है ना, वो आजकल में नहीं है, वो 2 और 3 क्लास के मैथ के अंदर है। अच्छा, एग्जामिनर चाहता भी यही है कि बच्चा न्यूमेरिकल करे, बच्चा न्यूमेरिकल करे, एग्जामिनर चाहता भी यही है। मिसाल के तौर पर मैट्रिक क्लास में भी उसने आपको सिखाया, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोग मैट्रिक का ऐसा पेपर देख के आए, दिया तो नहीं पेपर, कि जिसमें आपको मालूम था कि सेक्शन बी के अंदर भाई 2 सेक्शन है अलग अलग, क्वेश्चंस अलग पूछेगा और न्यूमेरिकल अलग पूछेगा, और वो कंपलसरी होंगे, 5 सवाल करने होंगे न्यूमेरिकल के। मुझे जब ये 2 साल पहले ये पैटर्न बना, मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि यार बच्चों को इस बात की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा लगा दिया गया कि भाई न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने। फर्स्ट ईयर के अंदर भी ऐसा ही होगा, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल है, जिस तरह मैट्रिक फिजिक्स में होता है, देखा मैट्रिक फिजिक्स में हर चैप्टर में न्यूमेरिकल है, हर चैप्टर में न्यूमेरिकल है, और एग्ज़ाम का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो न्यूमेरिकल से ताल्लुक़ रखता है। अगर न्यूमेरिकल नहीं तो एग्ज़ाम का पोर्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है? अच्छा जी, अब अगली बात, कोर्स 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। मैं बोर्ड पे आपके सामने कोर्स लिखता हूँ और फिर उस कोर्स को आप लोगों ने अपने पास रजिस्टर में कॉपी करना है, मैं बताऊँगा उसको कैसे। फर्स्ट ईयर साइंस, ये एग्ज़ाम का पेपर है, ये एग्ज़ाम पेपर पैटर्न है। सेक्शन ए मैट्रिक में भी ऐसे ही बन के आता था, 19 मार्क्स का होता था, 17 मार्क्स का होगा, ठीक है? 17 MCQs होंगे, शुरू के आधे घंटे में मिलेगा। सेक्शन बी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 सवाल पूछे जाएंगे, 10 सवाल करने होंगे, हर सवाल 4 नंबर का। मैट्रिक में भी 4 नंबर का सवाल करते रहे हो आप लोग, 40 नंबर का। सेक्शन सी, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर, 3 सवाल पूछे जाएंगे, 2 सवाल करने होंगे। मैट्रिक में भी ऐसे ही करते रहे हो, हर सवाल के 2 पार्ट होंगे, हर पार्ट 7 नंबर का होगा, 2 सवाल करने होंगे, तो समझ जाओ। $14 नंबर का एक सवाल,
14 मार्क्स का, 14 मार्क्स का एक सवाल, 2 सवाल करने होंगे, 28 मार्क्स का ये हिस्सा मिला के देखा जाए 80 मार्क्स का पेपर बन गया। अब एग्जामिनर क्या करेगा, जो मैंने बोला आप लोगों से, एमसीक्यूज़ में याद क्या करोगे, एमसीक्यूज़ याद करने का काम तो नहीं है, कोर्स को समझने का काम है। तो एग्जामिनर ये चाहता है कि बच्चा कोर्स को समझ के उसके पास आए। कुछ एमसीक्यूज़ होंगे भी कैलकुलेशन वाले, तो वैसे भी याद नहीं हो सकते। कुछ एमसीक्यूज़ कॉन्सेप्चुअल होंगे तो याद तो नहीं हो सकते। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का हिस्सा है, 15 सवाल किए गए, इसमें 10 न्यूमेरिकल्स आते हैं, 10 न्यूमेरिकल्स आते हैं। बाकी जो 5 आते हैं वो 5 भी मैट्रिक की तरह के नहीं आते। सिमिलैरिटी में पहले बात कर चुका कि सिमिलैरिटी क्या है, अब मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। वो 5 मैट्रिक की तरह के नहीं आते कि डिफाइन फलां फलां फलां, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, स्टेट हुक्स लॉ, स्टेट पास्कल्स प्रिंसिपल, नहीं नहीं। अब जो 4 नंबर का सवाल आता है, 5 सवाल आते हैं, 10 तो प्योर न्यूमेरिकल हो गए, जो 5 सवाल आते हैं वो टोटली साइंटिफिक रीज़न से मुताल्लिक आते हैं, या वो छोटी छोटी डेरिवेशन होती हैं। वो डेरिवेशन एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये तो 6.5 नंबर की लॉन्ग में आती थी, तो मैट्रिक में आती थी। फर्स्ट ईयर में तो ये 3 नंबर का 4 नंबर का काम है। तो इस तरह की डेरिवेशन, तो इस पूरे सेक्शन में या तो समझने वाले सवाल होंगे 5 सवाल साइंटिफिक रीज़न, या फिर 10 सवाल होंगे न्यूमेरिकल के। तो नतीजा ये निकला कि पूरा सेक्शन 40 मार्क्स का सेक्शन उन लोगों के लिए है जिन्होंने काम को समझा हुआ हो। 17 मार्क्स तो मैंने पहले ही एमसीक्यूज़ कह दिए, समझने वाला हिस्सा। सेक्शन सी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर का हिस्सा, 28 मार्क्स, 7-7 नंबर के सवाल, 2 सवाल चूज करने कोई से भी। 7 नंबर में क्या आता है, डेरिवेशंस। मैट्रिक में तो गिनी चुनी डेरिवेशंस थी, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/q, s इजिकल टू वी आई टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, 2s इजिकल टू वी प्लस माइनस वी आई स्क्वायर। टेंशन के 1-2 फॉर्मूले थे, k इजिकल टू हाफ mv स्क्वायर। फर्स्ट ईयर के 1 से लेकर 10 तक पहला चैप्टर निकाल दो, बाकी 9 चैप्टर्स के अंदर हर एक में अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 डेरिवेशंस हैं। और मैंने कहा मैट्रिक लेवल की k इजिकल टू हाफ mv स्क्वायर डेरिवेशन जैसी तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी शायद ना है। डेरिवेशन ही 3 पेज के बाद मज़ा आना शुरू होता है डेरिवेशन करने का। तो 3 पेज के मैथमेटिकल स्टेप्स, तो प्योर मैथमेटिकल स्टेप्स, जो काम मैट्रिक में 6.5 नंबर का पूछते थे वो नहीं, 7 नंबर के लिए बहुत काम लिखना होगा। प्योर मैथमेटिकल स्टेप्स का काम, यानी कि कुछ भी याद करने का नहीं, 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 सारा काम समझने का, सीखने का। यह है फर्स्ट ईयर, यह है फर्स्ट ईयर का कोर्स। अब कुछ बातें हो जाए मैट्रिक और फर्स्ट ईयर के कोर्स में फ़र्क। ये देखा कि यार ये तो वही कोर्स है जो मैट्रिक में पढ़ा था, एग्ज़ाम का पैटर्न पेपर का वही है जो मैट्रिक के अंदर था। कुछ बातें मैं आपके सामने डिस्कस कर लूँ आपसे। पहली चीज़ जो मैट्रिक में आने से फ़र्क पड़ गया, कहने को तो सिर्फ 2 महीने का फ़र्क पड़ा है, ये 2 महीने की छुट्टियाँ हुई, हम 2 महीने पहले मैट्रिक में थे, अब 2 महीने बाद फर्स्ट ईयर में आ गए। यस, ये 2 महीने का फ़र्क पड़ा, लेकिन अब आप एक स्कूल के बच्चे नहीं हैं, आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और कॉलेज के स्टूडेंट का मतलब होता है बिग बॉय बिग गर्ल, माशाल्लाह समझदार होने की उससे उम्मीद की जाती है। उसकी गलतियों की तसीह तो मैट्रिक तक की जा रही थी, तसीह अब भी करेंगे, लेकिन तसीह करते वक्त सख्ती का अंसर आ जाएगा, क्योंकि अब ये उम्मीद की जाती है कि आप बड़े हो गए हो। ये जुमला बार बार सुनने को मिलेगा। अभी तक ये काम कर रहे हो बच्चों वाला, कॉलेज में आ गए हो। दूसरी बात ये कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के 2 साल हैं, ये कैरियर के साल हैं। कैरियर आप डिसाइड कर चुके, अब अपने आप को अहल साबित करना है कि मैं इस कैरियर के काबिल हूँ या नहीं हूँ। ये जो 2 बातें मैंने बोली हैं इनको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। कैरियर आप चूज़ कर चुके कि मैं साइंस पढ़ूंगा और प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, तो मेरा कैरियर प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, यानी कि इंजीनियरिंग से मुताल्लिक कैरियर है। मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, मेडिकल पढ़ रहा हूँ, तो मेरा कैरियर मेडिकल से मुताल्लिक है। कैरियर आप चूज़ कर चुके, अब अहल साबित करना है कि मैंने इंजीनियरिंग चूज़ करी है, तो मैं इन 2 सालों में ऐसे नंबर ला के दिखाऊँगा कि मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाए, मैं अहल हूँ इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए। ये 2 साल इस काम के लिए दिए गए। मैं
मैंने चूज़ किया है तो मैं अपने आप को इन 2 सालों में साबित करूँगा कि मैं मेडिकल के लिए अहल हूँ। ये 2 साल इसलिए दिए गए हैं। कैरियर आपने अपनी पसंद से चूज़ किया है। अगर आप अपने आप को अहल साबित कर देते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा 2 साल बाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में। और अगर आप अहल साबित नहीं कर पाते तो आपका दाखिला नहीं होगा। सबसे बड़े जिम्मेदार आप होंगे कि आपने एक कैरियर चूज़ किया था और आप अपने आप को अहल साबित नहीं कर सके इस कैरियर के लिए। बोर्ड वाले या बोर्ड के एग्ज़ाम वाले या सिंध इंटरमीडिएट एजुकेशन वाले आपसे किस तरह आपको जज करेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे कि आप अपने आप को अहल साबित कर सकें। मैट्रिक के अंदर जो एग्ज़ाम 9 का एग्ज़ाम दिया आप लोगों ने, मैट्रिक का तो एग्ज़ाम नहीं दिया आप लोगों ने, आपने देखा सेंट्रल स्कूल से पढ़ते थे, आप लोगों का एक एक्सपीरियंस है कि नकल हुआ करती थी। पर्चे भी तो ऐसे होते थे कि इतने सीधे सीधे जवाब लिख दो, 6-6 नंबर के, 7-7 नंबर के, परसेंटेज आ जाया करती थी। मैट्रिक के पर्चे भी कमोबेश वैसे ही होते थे, स्कूलों में सेंटर पढ़ते थे। फर्स्ट ईयर के अंदर जब आप कॉलेज जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि आप एक छोटे माहौल से निकल के एक बड़ी दुनिया में आ गए, जहाँ के टीचर्स, जहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कह लीजिए और वहाँ पे रहने का तरीका वो डिफरेंट है उस जगह से। बुरा है, अच्छा है, इसका फैसला तो आप खुद कर लेंगे। हम स्कूल में थे, सारी मिसें, सारे सर हमारा नाम जानते थे, हम स्कूल में मशहूर थे, हम स्कूल में 10 साल से पढ़ते आ रहे थे। यहाँ पे 2 साल पूरे गुजर जाएंगे, कॉलेज का कोई टीचर शक्ल से भी नहीं पहचानेगा, नाम जानना दूर की बात, क्योंकि उसका इंटरेस्ट सिर्फ ये होगा कि क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बोर्ड का तरीक़ेकार पेपर का इस तरीके से बनाया गया है कि समझने वाले लोग आगे बढ़े, सीखने वाले लोग आगे बढ़े। पेपर में सवाल ऐसे नहीं आते जिसमें नकल की जा सके। उसका सबसे बड़ा मामला ये कि आमतौर पर जितने न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स बुक वाले नहीं आते, या आमतौर पे वो वाले नहीं आते जो कि पहले कभी इम्तिहान में पूछे गए। नए न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैट्रिक मैथ के अंदर या मैट्रिक के फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बुक के अलावा कोई सवाल नहीं होता था। फर्स्ट ईयर में फिजिक्स के अंदर बुक का कोई न्यूमेरिकल शाज़ व नाज ऐसा होता है कि आ जाता है, वरना नहीं आता। बुक की वैल्यूज़ कभी कभार ही इम्तिहान में पूछी जाती है, वरना वो न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता। यानी कि सिस्टम उन लोगों को रास्ता दे रहा है जो समझ के पढ़ेंगे। एक बात कह दूँ, डरा नहीं रहा मैं आपको फर्स्ट ईयर से, लेकिन जो हकीकत है वो पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स याद नहीं करने, यानी कि सिस्टम ऐसा बनाया गया कि वो लोग जो समझ के पढ़ते हैं वो आगे बढ़े, जो रट्टा लगा के आते हैं या जो नकल में भरोसा करके आएंगे तो उनको वो सवाल ही किताब में नहीं मिले तो नकल किस चीज़ से करेंगे। डेरिवेशन बेस्ड काम है। याद करने से ज़्यादा अहमियत इस बात के ऊपर है कि मैंने समझा क्या है, मैं किस तरीके से मैथमेटिकल स्टेप्स को हैंडल कर सकता हूँ और किस तरीके से मैथमेटिकल स्टेप्स को लेके चल सकता हूँ। फोकियत उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए दी जा रही है जो कि सिस्टम में अपने आप को अहल साबित कर दें कि मैं इंजीनियरिंग मेडिकल के काबिल हूँ। बात समझ में आ गई? पूरे साल हमारी प्रैक्टिस, पूरे साल हमारा तरीका ऐसा ही रहेगा कि हम अपने टेस्ट में, अपने वीकली टेस्ट में, अपने काम में इस बात को फोकियत दें कि उस तरह के सवाल पूछे जाएं जिसमें बच्चा याद करने के बजाय सोचने समझने पे जोर हो, और इस बात को एग्जामिन किया जाए कि इसने कितना काम समझा हुआ है। फिजिक्स का रजिस्टर शुरू के 2 पेज छोड़ दीजिए, तीसरे पेज के ऊपर ये बुक की चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, तीसरे पेज के ऊपर फेयर में उतरेगा। चौथे पेज पे ये एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न है, तफसील से उतरेगा। तरीका बना लीजिए कि जब मैंने वीडियो ख़त्म कराई, जब लेक्चर पूरा हुआ, कुछ लेक्चर्स इस तरीके से बोर्ड से मिलेंगे क्लासरूम से, कुछ लेक्चर्स मल्टीमीडिया के ज़रिए मिलेंगे जिसमें सिर्फ वाइट बोर्ड ही नज़र आ रहा होगा, ग्राफिकल काम होगा, और बाकी जब वापस आ जाएंगे तो फिर तो यहीं पे
क्लास में काम होगा। लेकिन ये तरीका बना लीजिए कि मैं फिजिकल रजिस्टर लेके बैठूंगा और जो काम मेरा यहाँ पे टीचर करवाया करेगा बोर्ड पे, वो तो मैं क्लास के उसी आधे घंटे में कॉपी कर लिया करूँगा। और फिर उसके बाद जो काम मेरा रह जाया करेगा उसको भी मैं उसके बाद फ़ौरन मुकम्मल कर लिया करूँगा। जो होमवर्क होगा, जो मेंशन किया करूँगा यहाँ पे। पूरे साल मेरा आपके साथ ये एक मामला रहेगा कि मैं इस काम को फोकियत दे के चेक करूँगा। जब तक ये ऑनलाइन चल रहा है, अभी क्लास का ग्रुप बन जाएगा, हमारी एक तरीक़ाकार हुआ करेगा फिजिकल लेक्चर अपलोड हुआ, उसके आधे घंटे के अंदर व्हाट्सएप पे अपने काम की तस्वीर खींच के रजिस्टर की अपलोड करनी है। मैं सिर्फ उसी आदमी के प्रेजेंट लगाऊंगा उस दिन के लेक्चर के अंदर जिसका मेरे पास व्हाट्सएप का मैसेज आएगा रजिस्टर की तस्वीर खींच के। जिसके रजिस्टर की तस्वीर खींची भी नहीं आएगी मेरे पास, मैं उसकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा। तो काम करने वाले की अटेंडेंस होगी। इसके लिए ज़रूरी होगा कि लेक्चर अगर 3 बजे अपलोड हो रहा है तो उसको आप 3 बजे सुने, क्योंकि 4 बजे व्हाट्सएप की अटेंडेंस का या व्हाट्सएप पे तस्वीर खींचने का टाइम ख़त्म हो जाएगा। रात को 8 बजे दोबारा सुनिएगा, रात को 9 बजे दोबारा सुनिएगा, सुबह उठ के भी पहला काम ये कीजिएगा लेक्चर को चौथी बार सुनिएगा। लेक्चर आपके साथ है, लेकिन अगर अटेंडेंस लगानी है और काम सबमिट करवाना है तो उसको उस टाइम के ऊपर सुनना है जो लेक्चर का टाइम दिया गया है। ठीक है, ये कोर्स का तरीक़ेकार है और ये काम का तरीक़ेकार है। इसी तरीके से कोर्स आगे बढ़ेगा और फिर अब अगले हिस्से के अंदर मैं आपसे इस बात को डिस्कस करूँगा कि हमको अपने रजिस्टर्स को या अपने काम को किस तरीके से मेंटेन करना है। ठीक है, अच्छा क्लास, मैंने बोला था कि मैं एक अगले हिस्से के अंदर एक बात आपसे जनरल बात डिस्कस करूँगा। बेशुमार स्टूडेंट पढ़ के जा चुके। अपनी बात करूँ तो 20 ईयर्स से फ़िज़िक्स की टीचिंग कर रहा हूँ और एज ए फाउंडर प्रिंसिपल होते हुए मैनेजमेंट साइड से भी वाकिफ़ हूँ और फिज़िक्स की टीचिंग से भी वाकिफ़ हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे, चूँकि मैनेजमेंट साइड पे भी हूँ लिहाजा उनके पेरेंट्स से भी मुलाकात होती है और उनके पेरेंट्स के साथ जो है मुसलसल राब्ते में रहता हूँ। आपके पेरेंट्स जो है ना, सबके पेरेंट्स वो बहुत मेहनत करते हैं आपको अच्छा पढ़ाने के लिए और उनके बहुत सारे ख्वाब हैं जो आप लोगों के साथ एसोसिएट हुए हैं। इस तरह के हालात में भी माशी तौर पे भी, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, समाजी तौर पे भी वो आपको क्लासेस के लिए इनरोल करवा चुके हैं। वो आपके बारे में ना दुनिया में वो लोग हैं, आपके पेरेंट्स, जो सबसे अच्छा सोचते हैं और आपके पेरेंट्स आपको कभी भी ये नहीं चाहते कि आप किसी भी हिसाब से किसी भी महाज पे लेट डाउन हो। वो आपकी हर ज़रूरत का हत्तौल इम्कान ख्याल करते हैं। ये मैं इस बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ कि मैं इतने पेरेंट्स से कि अगर मैं 20,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ तो मैं 20,000 पेरेंट्स से मिला हूँ और मैं एक कॉमन बात बता रहा हूँ कि मुझे कोई पेरेंट ऐसा नहीं मिलता या मिला कि जो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना नहीं चाह रहा हो, और अगर नहीं चाहेगा वो पेरेंट तो मेरे पास क्यों आएगा। हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि चूँकि हमारे पेरेंट्स हम पे इतना भरोसा कर रहे हैं, हमको इतनी सहूलत फ़राहम कर रहे हैं, तो हम अपनी पूरी हिम्मत या अपनी पूरी मेहनत करके उनको नतीजा फ़राहम करें। 3 चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी अच्छे तालिब इल्म के लिए, जिसको मैंने ऑब्ज़र्व किया है। उसमें से पहली चीज़ जो है वो है अटेंडेंस। अगर आपकी अटेंडेंस ख़राब है आप कभी भी अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकते, कभी भी ऐसे स्टूडेंट में शामिल नहीं हो सकते जो टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आता हो। कुछ लोग आते हैं ना, उनको बहुत डिफरेंट किस्म का गुरूर होता है। वो बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम में हम लोग नए आए हैं, हम लोगों ने पहले कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, ओ लेवल्स करके आए हैं, अब हमने इंटर में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और हम तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और हमारा लेवल तो बड़ा अच्छा है। हमको कोचिंग छुट्टी भी मार लेते हैं, हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन कोचिंग जाते हैं, 4 दिन कोचिंग जाते हैं, तो ये सही है, हम इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते। आखिर में वो गुरूर जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है साल के आखिर में। जो लोग अलीगढ़ से पहले वाकफियत रख चुके
अलीगढ़ में पहले पढ़ चुके हैं, सबको मालूम है कि अलीगढ़ बड़ा इंसिस्ट करता है कि आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए। जिस आदमी की अटेंडेंस अच्छी होगी वो अगर उसका जहनी मेयार थोड़ा कम भी होगा ना, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं भी होगी ना, तो वो उस बुनियाद के ऊपर उस कमी को पूरा कर लेगा कि वो क्लास में बैठा हुआ था और उसने क्लास के अंदर लेक्चर को समाअत किया है, देखा है, और उसने बसरी तौर के ऊपर सुनने के तौर पे उस लेक्चर को अपने अंदर उतारा है। तो जो जहन होगा ना, जो उसने बैठ के कॉपी में याद करना था, किताब में रट्टा लगाना था, वो अगर हिस्सा कमज़ोर भी था ना, तो उसकी बसरी और समई सलाहियत ने उसको एड फराम करी और वो उस बुनियाद पे इम्तहान में कुछ अच्छा करने के काबिल हो जाता है। अटेंडेंस अच्छी रखनी है। टेस्ट, दूसरी चीज़, सीरियस होकर टेस्ट देने। कोचिंग का हर टेस्ट, उर्दू से लेकर फिज़िक्स तक, सारे सब्जेक्ट्स का 15 नंबर का, 20 नंबर का, पीरियोडिक को 25-30 नंबर का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम आपका नहीं ले रहे होते। टारगेट क्या है? बोर्ड के इम्तहान। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, मुझे उनको ये बात कुछ बातें रिमाइंड करवा रही होंगी जो मैंने पहले क्लासेस में उनसे करी है। टारगेट इम्तहान का ये 15-15 नंबर का टेस्ट आपको तैयार कर देगा। उसके लिए पूरी मैट्रिक गुजार के आए हैं, इम्तहान के अंदर देखें, इम्तहान के ज़माने में देखें कितने मुतमईन थे, क्योंकि वो 15-15 नंबर के टेस्ट ने पूरी किताब याद करवा दी थी। पूरी 9 केमिस्ट्री गुजार के आए हुए हैं, पूरा 9 का साल गुजार के आए हुए हैं। मुताला पाकिस्तान सिंधी से लेकर केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायोलॉजी तक 15-15 नंबर के टेस्ट ने पूरी किताब याद करवा दी थी। टेस्ट सीरियस होकर दीजिए, हर टेस्ट को सीरियस समझिए, उसमें नंबर लेके आइए। उसमें कारगुजारी अगर अच्छी होगी, हम पहले भी शेयर कर चुके हैं नोटिस बोर्ड पे, एक स्टूडेंट की बोर्ड के इम्तहान में 89% आई। ये वही बच्चा था जिसने पूरे साल हर महीने जनवरी, दिसंबर, हर महीने की रिपोर्ट कार्ड 89% की, 90% की कोचिंग से ले के आता था। जो कारगुजारी यहाँ पे दिखाएंगे वो रिपीट होगी बोर्ड के अंदर। टेस्ट को सीरियस होकर दीजिए। तीसरी चीज़, रजिस्टर, काम को फेयर करने का तरीका। 250 पेजेस का फिजिक्स का रजिस्टर बनेगा, बना लीजिए 250 पेजेस का फिजिक्स का रजिस्टर। वाइट कवर चढ़ाइए, अपना नाम लिखिए, अपनी क्लास लिखिए, अपना कोचिंग का नाम लिखिए, बताइए रजिस्टर किस टीचर से बिलोंग कर रहा है, मैं किस टीचर के ग्रुप में हूँ, सर मुजम्मिल की क्लास में, सर मुजम्मिल के सेक्शन में हूँ। उसे प्लास्टिक कवर चढ़ाइए, शुरू के 2 पेजेस छोड़ दीजिए, तीसरे पेज से काम स्टार्ट होगा, जैसा कि मैंने बताया। जो काम फिजिक्स का है मैं पाबंद कर दूंगा आपको कि मैं उस काम को उसी दिन आपसे वसूल करूं, लेकिन अगर केमिस्ट्री का है और मैथ का है और किसी और सब्जेक्ट का है, अपने आप को पाबंद बना लीजिए कि ये काम मैंने उसी दिन करना है, क्योंकि एक मरहला सीखने का होता है ना। आप मेरे साथ हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ये थोड़ी है कि वो चीज़ मैं आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लिए सिखा रहा हूँ, वो चीज़ आपका ज़िंदगी का एक तरीक़ेकार बयान कर रही है। जो मैंने आपको सिखा दिया, आपको उसको हर चीज़ पे अप्लाई करना है, हर सब्जेक्ट पे अप्लाई करना है। जब मैं अपने सब्जेक्ट की अटेंडेंस की बात करूं तो समझिए कि मैं आपको रेगुलर बनाना चाहता हूं, तो वो हर सब्जेक्ट में, जब वो क्वालिटी आप में पैदा हो जाएगी तो आप हर सब्जेक्ट में रेगुलर हो। जब मैं काम को रजिस्टर में मुकम्मल करने की बात करूं तो मैं बोलता हूं कि हर सब्जेक्ट का काम इस तरीके से होगा। जब मैं बात करूं कि टेस्ट को सीरियस होकर देना है, तो सिर्फ फिजिक्स में मेरी डांट या मेरी मार या मेरे किसी खौफ से ऐसा नहीं करना है, फिर हर सब्जेक्ट के टेस्ट को सीरियस होकर देना है, क्योंकि यह आपके फ्यूचर का सवाल है। इस बात का सवाल है कि आप अपने आप को अहल साबित करें कि मैंने जो फैसला किया है साइंस पढ़ने का, मैं उसका अहल हूँ। और वो उसी वक्त होगा जब आपका नतीजा आएगा और आप आगे साइंस की किसी फैकल्टी के अंदर अच्छे लेवल पे दाखिला ले सकेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छी डिपार्टमेंट में। काम रोज़ाना की बुनियाद पे मुकम्मल करना है, होमवर्क रोज़ाना की बुनियाद पे मुकम्मल करना है। उनके इश्यूज़ को पेंसिल से या कागज़ का किनारा मोड़ के पॉइंट आउट करना है कि ये इशू हैं। सर की जब क्लास होगी, सर से जब मुलाकात होगी कोचिंग के अंदर या जूम पे ऑनलाइन लेक्चर्स में, सर से ये सवाल करने हैं कि सर यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, आपने ये काम करवाया था। अगर ये चीज़ें अपने मामूल का हिस्सा बनाएंगे, सारे ऑनलाइन लेक्चर्स अच्छे हो जाएंगे।
ऑनलाइन के अंदर शिकवा नहीं रहेगा कि हमारी समझ में काम नहीं आ रहा था। लेकिन अगर रात को सोते वक्त जब दुनिया के सारे काम हो जाएं और दिमाग थका हुआ हो तो 11 बजे ये सोचेंगे, 12 बजे ये सोचेंगे कि आज लेक्चर पोस्ट हुआ होगा, उस लेक्चर को बैठ के देखते हैं, और उस लेक्चर के बीच के अंदर भी वाईफाई के ऊपर नज़र जमी हुई होगी, या उस लेक्चर के बीच में भी दिमाग इस तरफ लगा हुआ होगा कि फ़लाँ दोस्त का फ़ोन आने वाला है, या फ़लाँ दोस्त ने टाइम दिया हुआ है, या घर में टीवी पे क्या चल रहा है, या फिर दिमाग जो है वो पूरी दिन का थका हुआ और आंखें नींद से बोझल हो रही होंगी और इंतज़ार होगा कि ये 30 मिनट्स की वीडियो सर की ख़त्म हो किसी तरीके से और मैं सोने जाऊं। तो फिर तो ऑनलाइन के अंदर यही शिकवा रहेगा कि सर समझ में नहीं आ रहा था। अटेंशन, मैं आपके साथ 30 मिनट्स ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, तो मैं 30 मिनट्स कोई और काम नहीं कर रहा, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा निकाल के मैंने आपके नाम कर दिया है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जब 30 मिनट्स की टीचर की सब्जेक्ट की वीडियो देख रहे हों तो कोई और काम उस वक्त नहीं आएगा। अगर कोई और काम उस वक्त आएगा तो फिर याद रखिए कि शिकवा बाकी रहेगा कि सर ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा था। हम ये चाहते हैं कि ये ऑनलाइन की एग्जाम्पल इतनी अच्छी सेट हो कि आपको मज़ा आए, बरखिलाफ़ उन लोगों के जो पूरी दुनिया में ये शिकवा कर रहे हैं कि ऑनलाइन में ये मसले हैं, ऑनलाइन में वो मसले हैं। हमारे यहाँ लाइट नहीं होती, हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं होता, हमारे पास सिग्नल सही नहीं आते, हमारे पास आवाज़ अच्छी नहीं आती। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जो कि लाखों रुपए 6 महीने की फ़ीस देते हैं, उनके ये शिकवे हैं। मैं चाहता हूँ अलीगढ़ के बच्चे को ये शिकवा नहीं हो। जो हमारे एंड के ऊपर है हम उसको दूर करने की हद तौल इम्कान कोशिश करेंगे। अच्छी से अच्छी लेवल पे अच्छी से अच्छी ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचाएंगे, अच्छे से अच्छे तरीके से एग्जामिन करेंगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट चाहिए उसके अंदर, क्योंकि समझना आपके एंड के ऊपर है। मैं अगर ये लेक्चर ब्रॉडकास्ट करता हूँ, 40 बच्चों की क्लास है, 35 बच्चे ये बोलते हैं सर समझ में आ गया, 5 ये बोलते हैं जी ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा। मुझे आप बताइए मैं किस आदमी को इसका जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ? उन 35 को कि तुम लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा एफिशिएंट बन रहे हो कि समझ के बैठ गए, या उन 5 को बोलूँगा कि भाई बाकी 35 से सबक हासिल करो, तवज्जो ध्यान करो। लाजमी तौर पर उन 35 को तो ये नहीं बोलूँगा ना कि तुम एक्स्ट्रा एफिशिएंट बन रहे हो, समझ गए, क्यों समझ लिया पहली बार में। लेकिन बात यह है कि सर के काम में इतनी गहराई और सर के काम में इतनी डेप्थ मौजूद थी कि वो समझ में आ सकता है अक्सरियत के 90% के। तो क्यों हम उस 10% में लाई करते हैं कि जिसकी समझ में नहीं आए? हमारे वालिदैन भी उतनी ही फ़ीस देते हैं, हमारे पास भी अल्लाह ने उतनी ही अकल, उतनी ही उम्र, उतनी ही तजुर्बे और उतनी ही जो है वो सलाहियत से नवाजा है कि हम उस चीज़ को समझ सकते थे। इस लेक्चर के साथ जो कि YouTube पे आपको मिलेगा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हुआ करेगी, जो कि सिर्फ उसी वक्त नज़र आएगी लाइव स्ट्रीमिंग अगले आने वाले वक्त में। 3 बजे के बाद अगर लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम है तो वो 3 बजे ही नज़र आया करेगा। 5 बजे लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम है तो 5 बजे ही यूट्यूब पे डायरेक्ट लिंक पे नज़र आएगा। 5:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। मिस हो गया तो मिस हो गया। कुछ लोगों की आसानी के लिए हम 2 दिन बाद उसको ऑफलाइन अपलोड कर देंगे ताकि वो देख सके, लेकिन 2 दिन गुजर जाएंगे उनके। तो अपने रूटीन को सेट करना है। कोचिंग का जो टाइम 3 से 5 अगर आपको दिया गया है या 5 से 7 आपको दिया गया है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको पढ़ने का टाइम बना लेना है अपना। लेक्चर आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जो बाकी 1.5 घंटा है वो पढ़ने का टाइम है। ये नहीं है कि वो आधे घंटे का लेक्चर देख के मैं 3:30 बजे भाग लिया करूँगा, उससे मुताल्लिका काम मैं उसी सेटिंग में निपटा दिया करूँगा। आप वाकई कभी ये शिकवा नहीं करेंगे कि मुझे ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा। आपको मज़ा आने लगेगा ऑनलाइन में। इसके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, आपको मालूम है, आप लोग पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उसमें अपनी क्यूरीज़ डाल सकते हैं, लेक्चर से मुताल्लिक क्यूरीज़, सब्जेक्ट से मुताल्लिक क्यूरीज़ जमा करेंगे, ग्रुप में नहीं डालेंगे। किसी दिन का कोई मसला उसमें डाल सकते हैं, जवाब मिल जाएगा। इसके साथ एक अलीगढ़ की वेबसाइट चल रही है, हम सबको मालूम है अलीगढ़ की वेबसाइट चल रही है www.aligarhcollegiate.org/online। उसका ID पासवर्ड मिलेगा आप लोगों को, कुछ लोगों के पास होगा, लेकिन अब वो नई क्लास से प्रमोट हो गए तो पुरानी क्लास का काम उनके काम का नहीं होगा। ID पासवर्ड मिलेगा, उसका ID पासवर्ड आपका स्टूडेंट कोड है, वो ID है।
और उसका पासवर्ड आपके फादर का CNIC नंबर है डैश के साथ, जो आपने कोचिंग में सबमिट करवाया फॉर्म में। आपके टेस्ट वहीं पे हुआ करेंगे, आपकी डेली अटेंडेंस वहीं पे मार्क हुआ करेगी, आपको असाइनमेंट वहीं से मिला करेंगे, आपको वीडियो लेक्चर की रिकॉर्डिंग वहीं से मिला करेगी। आपको रोज़ाना उस वेबसाइट पे जाना है, अनाउंसमेंट्स वहाँ पे देखनी है, इवेंट्स वहाँ पे देखने हैं, टाइम टेबल आप सबको व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर दिया गया है, पूरे महीने का शेयर कर दिया गया है, सारे टेस्ट का बता दिया गया है। कुछ लोगों को नई ट्रेनिंग होगी कि टेस्ट कैसे होंगे, कुछ लोगों को नई ट्रेनिंग होगी तो उनकी नई ट्रेनिंग की वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड हो जाएंगी। बाकी लोगों को पता है टेस्ट कैसे होने हैं, असाइनमेंट्स कैसे मिलने हैं, होमवर्क कैसे होना है। फिजिक्स का मैं पर्टिकुलरली बता चुका कि मैं उस दिन का काम उसी दिन व्हाट्सएप पे ले लूँगा, उसी दिन रजिस्टर की तस्वीर खींची हुई लूँगा आपकी। अटेंडेंस वेबसाइट के ऊपर मार्क होगी। हम अटेंडेंस को दूसरे तरीके से जज कर रहे होंगे, हमें मालूम होगा कि आपने अपने आईडी पासवर्ड से कितने बजे लॉगिन किया है और आप कितने बजे तक लॉगिन रहे हैं। हम जो आपको प्राइवेट वीडियोस भेजते हैं, हमारे पास इस बात का रिकॉर्ड होता है कि ये वीडियो कितने बजे देखी गई है और 5 मिनट की देख के छोड़ दी गई है या पूरे 30 मिनट की देखी गई है, फॉरवर्ड कर करके प्ले की गई है या स्मूथली प्ले की गई है, कितनी बार देखी गई है। तो अटेंडेंस डिफरेंट तरीके से मैनेज की जाएगी और वो महीने के आखिर में आपकी रिपोर्ट कार्ड के अंदर इंस्टॉल करके आपके पेरेंट्स को SMS भी की जाएगी। और अगर जो है वो जब कोचिंग खुल जाएगा तो फिजिकली पेपर हमेशा की तरह आपके हाथ में फोल्डर की शक्ल में भी दी जाएगी। तो जो वेबसाइट है उसके ऊपर कंटिन्यूस जाना है, अटेंडेंस भी वहीं पे मार्क करनी है, अनाउंसमेंट्स भी वहीं पे देखनी है और बाकी सब चीज़ें भी। उसके बारे में अनाउंसमेंट आ जाएगी, उसके बारे में पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट का एड्रेस है और इस वेबसाइट के ऊपर मुझे जाके काम करना है। रोज़ाना की बुनियाद पे काम को रोज़ाना करते रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, दुआ में याद रखिए कोचिंग को, अपने टीचर को, और ये नया साल के शुरू में, नए साल के आगाज़ में ये वादा कर लीजिए अपने आप से ये अहद कर लीजिए, अपने पेरेंट्स को हाजिर और नाजिर मानते हुए, अपने पेरेंट्स की खातिर, कि मैंने अगर कभी कोई गलती करी है, कोई सुस्ती करी है, कोई लापरवाही करी है तो मैं वो अगले साल नहीं करूँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इल्म को हासिल करने में, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उस काम को हासिल करने में जिसकी ज़िम्मेदारी मेरे पेरेंट्स ने मुझे सौंपी है। खुद ब खुद अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, क्योंकि अगर आपने पक्का यकीन कर लिया और पक्का अपने आप से वादा कर लिया। ठीक है, मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर और काम को बड़ा प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ज़रूरी है कि अपनी फ़िज़िक्स की बुक का इंतज़ाम कर लीजिए और उससे पहले ज़रूरी है कि अपनी जो है वो रजिस्टर का इंतज़ाम कर लीजिए। फ़िज़िक्स का रजिस्टर कैसे बनेगा पर्टिकुलरली मैंने उसके लिहाज बता दिया। आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए वैसे ही रजिस्टर का इंतज़ाम कर सकते हैं। 250 पेजेस मिनिमम रजिस्टर होगा जो आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए लेना है। आपका मैथमेटिकल वर्क ज़्यादा है और आप मैथमेटिक्स का काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, आप 300 पेजेस का 350 पेजेस का रजिस्टर भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अपने काम को उसी लिहाज से मैनेज कर लीजिए। ये क्लासेस के अंदर काम आगे बढ़ता रहेगा और फिर आप जो है उसी तरीके से चीज़ों का फीडबैक जो है वो आपसे लेते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।